वो अपेक्षा रखते हैं कि मोहित ऐसा प्रस्ताव दे, स्वेच्छा से दे। ऐसा करने की मोहित की तत्परता मोहित को जिम्मेदार दिखाती है। शीबा की नजर में वो परिवार का ध्यान रखने वाला, परिवार को प्राथमिकता देने वाला दिखाती है। हो सकता है अगर मोहित घर वापसी का प्रस्ताव रखता तो हो सकता है, संभव है कि वो मोहित को वहीं रुकने के विचार पर मोड़ देती, कह देती कि नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, मैं देख लूंगी, तुम वहीं रुको। संभव है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में घर ना आने का प्रस्ताव देना एक नकारात्मक लक्षण बन गया कि वो गैर जिम्मेदार है और परिवार का ध्यान नहीं रखता, या परिवार उसकी प्राथमिकता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहित इस तरह के लक्षणात्मक अर्थों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह है। उसके लिए परिवार की समस्या एक व्यवहारिक समस्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसका तुरंत का विचार यही है कि अभी तो वापस जाना गैर ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके शिवा तो सब कुछ सँभाल ही रही है, सँभाल लेगी। वो व्यवहारिक पक्ष तो देख रहा है, लेकिन शिवा का जो सिंबॉलिक मीनिंग है, लाक्षणिक अर्थ है, वो नहीं दिख पा रहा है। शिवा की चिंता बच्चों के प्रति और उसके लिए वहाँ उपस्थित होने की इच्छा, अन्यथा वो उसे अपने से अलग कर रहा है, पराया कर रहा है, जिम्मेदारियां सब उस पर ही डाल रहा है, स्वयं को उससे खींच रहा है, और भी बहुत कुछ। मोहित और शिवा के बीच मनमुटाव की जड़ें बहुत पहले से पनपनी शुरू हो गई थी, जब वो एक शानदार समय व्यतीत कर रहे थे, उत्साहपूर्ण, बिना रोक टोक के। जब वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, स्वप्न देख रहे थे। शिवा की बहुत सारी अपेक्षाएं थी अपने जीवन से, जो बाद में धीरे धीरे दिखाई दी। जैसे वो चाहती थी कि जब उनका परिवार आगे बढ़ेगा तो वो अपना करियर छोड़ देगी और दोनों मिलकर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम संतान के बाद समय बीता और उसने ये पाया कि मोहित उस भूमिका में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है जैसे कि उसने कल्पना की थी। तो उसे दुख पहुंचा, उसे निराशा होती गई। अब यहाँ पर उसके अंदर एक खामोश अपेक्षा चुपचाप दबे पांव आ चुकी है। वो क्या? वो ये कि मोहित मुझे और बच्चों को हमेशा पहले प्राथमिकता देंगे। वो ये कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से मुझे कभी सहायता के लिए नहीं कहना पड़ेगा। वो ये कि मेरी आवश्यकताओं को समझेंगे और उन्हें दिखेगा, और ये अपेक्षा कि मेरे लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ही, तत्पर रहेंगे या रहेंगे। वही मोहित की अपनी अपेक्षाएं भी हैं कि शिबा उनकी जॉब, उसकी करियर का सम्मान करेगी, उसके साथ अपनी पहचान समझेगी, और ये भी बच्चों के और परिवार की देखभाल करना ये उसकी जॉब है, तो वो उसको संभाल लेगी। कहने का मतलब ये है कि मोहित ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों प्रदाता हैं, दोनों देनदार हैं, परिवार को देने वाले भागीदार। वो जॉब करके तो शिवा घर संभाल के परिवार को सहभागीदारी दे रहे हैं। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, पर दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। शिवा की सोच हो सकती है कि उसने अपना करियर बच्चों के लिए छोड़ा है, तो मोहित को भी घर का पूरा भागीदार होना चाहिए, ना कि आंशिक पति, आंशिक पिता के तौर पर उसे होना चाहिए। दोनों साथ ही एक दूसरे का तर्क संगत ढंग से सम्मान करते हैं, लेकिन जब ज्वाइंट जिम्मेदारी की बात आती है, जैसे कि बच्चों की, तब तब दोनों के अपने अपने सूत्र ही सामने होते हैं। यदि हम मोहित और शिवा के बीच की टकराहट, मतभेद को निष्पक्ष ढंग से आंकने का प्रयास करें, तो एक शुद्ध निर्णय पर लौटना बहुत मुश्किल हो सकता है। मोहित को घर आ जाना चाहिए था। हम्म कम से कम प्रस्ताव तो रखना चाहिए था। हम्म क्या शिबा का ये अपेक्षा सही है? तो एक सामान्य मत तो ये बनता है कि ना कोई सही है, ना कोई पूरी तरह से गलत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है,
लेकिन ये मत वास्तविक संघर्ष को ओवरलुक कर रहा है, छोड़ रहा है। मतलब हमारा ध्यान वास्तविक संघर्ष पर तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत जटिल और बड़ा है। जब मोहित घर वापस आएगा तो वास्तविक मुद्दा क्या है? वास्तविक मुद्दा दोनों के दिमाग में है। क्या शिवा मेरे कार्य में सपोर्ट करेगी? क्या मोहित मुझे घर पर सपोर्ट करेगा? अब निर्णय ये बन चुका है। जब भी कभी हम वैवाहिक संघर्षों में, मतभेदों में गूढ़ मुद्दों को छोड़ देते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, तब हम समस्या के ज्यादा ही साधारण समाधान या साधारण उपायों को अपनाकर मार्ग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। कहिए कि हम स्वयं से धोखा खा जाते हैं अपने ही विचारों से, जो हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। शुरू में चर्चा की थी ना, विवाह में या संबंध में प्रवेश करने के धर्मों की, उपकरणों की, जो कि किसी भी संबंध का मुख्य सिद्धांत है। पर अक्सर उसे लेकर हम सतर्क नहीं रह पाते। कुछ गुण बताए थे ना, निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार, ध्यान रखना, जिम्मेदारी लेना, ट्रांसपेरेंसी, सम्मान, और भी बहुत कुछ जो पहले एपिसोड में बता चुके हैं। तो जब तक कोई सिद्धांत टूटता नहीं है, तब तक कोई नियम बनता भी नहीं है। जब सिद्धांत टकराते हैं तब नियमों के निर्माण होने लगते हैं, और ये कोई एक घटना के आधार पर नहीं बनते, अनेक घटनाओं के बाद बनते हैं। मस्तिष्क में निर्मित हो रहे इन सूत्रों की समस्या ये है कि इसमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत या दूसरे साथी की इच्छा को ध्यान में रखकर ये सूत्र या नियम नहीं बनाए जाते हैं। तो किस आधार पर अधिकांश लोग सूत्र बनाते हैं? अक्सर लोगों की दृष्टि में प्रसन्न होना और स्वयं को प्यार किया जाना, ये दोनों जुड़े हुए भाव हैं। इसलिए वो सोचते हैं प्यार कम होने का अर्थ है वो खुश नहीं रह पाएंगे, और इसलिए इस आधार पर अधिकांश लोग सूत्र बनाते हैं। यदि बिना शर्त कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं खुश रह सकता हूँ, यदि ऐसा नहीं है तो मैं प्रसन्न नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो प्रेम और खुशी के समीकरण पर विश्वास करने वाले ऐसे लोगों में दर्द की तकलीफ की अनुभूति जन्म ले लेती है। जब उन्हें अपने साथी के प्यार या केयर में कमी दिखाई देती है तो दर्द से भर जाते हैं, और कभी इतना जख्मी महसूस करते हैं कि वो पलट कर वार कर बैठते हैं। बस यही तो है संबंध का एक गलत सूत्र और गलत संबंध धराशायी। वहीं धीरे धीरे लोग डिप्रेशन की तरफ भी खिसक जाते हैं जब वो महसूस करते हैं कि उनके हाथ से प्रेम छूट रहा है। वो ऐसे निर्णय पर पहुंच जाते हैं जैसे मानो जीवन भर दुख का सामना करना पड़ेगा, और अब कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और अब कभी भी कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई उनसे कभी प्रेम करेगा या वो किसी से प्रेम करेंगे। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कठोर नियम संबंधों को टूटन की तकलीफ से सुरक्षित करने की तरफ बढ़ता है, और अपने साथी की स्वायत्ता पर जैसे बाढ़ की तरह से काम करता है। यदि शुद्ध तरह से नहीं चला गया तो ये संबंध का अंत कर देने वाले भी होते हैं। जब एक साथी नियम का उल्लंघन करता है तो दूसरा, विशेषकर नियम बनाने वाला, अपनी स्थिति को संकट में देखता है और गुस्सा हो जाता है, तो उल्लंघन करने वाले को दंडित करना चाहता है। यहाँ फिर से ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये केवल और केवल नियम का उल्लंघन करना भर नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है कि मेरा, जो इस नियम का निर्माता है, उसे लगता है कि मेरा उल्लंघन किया गया है, और एक निकट संबंध के उल्लंघन में एक सकारात्मक समाधान में बाधा खड़ी करता है। गुस्से की गर्मी के माहौल में कोई बातचीत, कोई समझौता, कोई सौदा बहुत दूर ही दिखाई पड़ता है। लोग अक्सर, सामान्य सी बात है कि नियम के टूटने पर वास्तविक हानि या समस्या ना भी हुई हो, तब भी अपने साथी को दंडित करने की ओर ही झुकाव रखते हैं। उल्लंघन करने वाला और प्रतिक्रिया करने वाला इस तरह से देख सकता है कि कोई प्रतिक्रिया तो दिखाई नहीं दे रही है, तो नियम तो बच सकता था, लेकिन प्रतिक्रिया की तीव्रता इतना ज़्यादा होती है कि वो तकलीफ का अनुभव ज़्यादा करा देती है,
और इस तरह से तकलीफ या दुख को दूर करने के लिए जो नियम बनाया गया था वही दुख का कारण बन जाता है। तो अगर इस उपकरण का, इस हथियार का समझदारी से उपयोग नहीं किया गया तो नल की लीकेज को बंद कर देने वाला उपकरण ही नल को तोड़ देने वाला बन सकता है। तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे युगल ये भी महसूस करते हैं, कि ये विश्वास करते हैं, ये शिकायत भी करते हैं कि अगर वो मुझसे सच्चा प्रेम करता तो मुझसे कभी झगड़ा नहीं करता या कभी नहीं झगड़ेंगे। वो सूत्र को इस तरह से बांटते हैं कि जैसे अगर असहमति उसने मुझे दिखाई है तो यानी स्वीकार्यता में कमी है। डिसएग्री होने का मतलब है मेरे सम्मान में कमी की है। वो मुझसे असहमत है मतलब मुझसे प्रेम में कमी है। गुस्सा, आरोप, उल्टा दोष प्रत्यारोपण समस्या समाधान की तरकीब को उलट कर रख देता है और परिणाम विरोध, द्वेष, झगड़े की बढ़ने के रूप में होता है। तो जब भी कभी अपने विचार, अपने नियम से असहमति हो तो सबसे पहले उससे अपने से असहमति ना मानकर बैठे, ना ही किसी सम्मान में किसी कमी का सूचक है, ना ही किसी प्रेम में कमी का सूचक है, बल्कि अच्छा है हमारा साथी अपनी सोच, एक अलग सोच रखता है, यस में नहीं है। यही जीवन साथी हमें सही दिशा पर चलने की राह दिखा सकता है। गलत मार्ग पर जाने से रोकने की सोच रखता है। जो सोच मेरे पास ना हो वो उससे मिल सकती है। आत्मा अल्पज्य है ना, कम जानने वाला। हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, लेकिन अलग अलग सोच से दो रास्ते सामने आ सकते हैं। हम सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ तो जान सकते हैं। हम ऐसे जीवन साथी से सलाह परामर्श ले सकते हैं जो हमारी सब बातों को सही गलत विचारे बिना सहमत हो जाए। उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो प्रेम के कारण हमारे साथ है, डर के कारण हमारे साथ है, और डर के कारण बना रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। इसलिए असहमति एक सकारात्मक सूचक भी है हमारे रिश्ते के लिए। उन नियम केवल सतही बनकर रह जाएंगे और हम मन ही मन विचारते रह जाएंगे, और उसे तो पता ही होना चाहिए कि मैं लो फील कर रही हूँ और न जाने क्या।